So let us begin today with number D. Now in today's class we'll be covering how to find out coefficient. Clear? And you make sure that ये जो कोएफिशिएंट वाला जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर देखा जाए तो। और आज के बाद सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन बाकी रहेगा। मतलब इसके बाद जो है ना टाइप्स मुझे बताना नहीं पड़ेगा। आज सारा लॉजिक कंप्लीट हो जाएगा। जो कंसेप्ट है कंसेप्ट आज सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बस हम लोग को सम्स करना है। So everyone note down. So we begin with number D first. Okay. So everyone note down number D में क्या करना है। एक बार क्वेश्चन सबको रीड करना है। यहाँ पे हम लोग को जनरल टर्म निकालना है। क्वेश्चन नंबर डी में हम लोग को जनरल टर्म निकालना है। जैसे कि मान लो सपोज वी आर गिवन अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन व्हिच इज x to the power 4 minus 1 by x cube, ये दिया हुआ है। इसका पावर है 15। ठीक है, इसका पावर क्या है 15 है। और हम लोग को इसका जनरल टर्म निकालना है। और दूसरा चीज निकालने के बाद मुझे उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, k into x to the power n के फॉर्म में। Is this clear everyone? We have to first of all find out the general term. We have to first of all find out the general term and represent in the form k into x to the power n. तो सबसे पहले सबको ये क्लियर होना पड़ेगा कि जनरल टर्म का मतलब क्या होता है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल टर्म, ये सबको इसका मतलब क्लियर होना पड़ेगा। So what is the meaning of general term? Just note down. You know that after expanding this binomial with power 15, we will get total 16 terms. We will get t1, t2, t3. Total हम लोग को 16 terms मिल जाएंगे। और 16 terms का और हमको यहाँ पे बोला जा रहा है find the general term. So what is the meaning of general term? General term का मतलब होता है वो term, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सिर्फ नहीं, मतलब वो टर्म जो सारे टर्म्स को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, मतलब जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, वो टर्म जो इसका एक्सपेंशन का हर एक टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। वो कौन सा टर्म होगा? इट इज t of r plus 1. So whenever you are asked to determine general term, so general term means t of r plus 1th term. So let us find out t of r plus 1th term. तो t of r plus 1 क्या होगा? It is ncr फर्स्ट टर्म, उसके पावर पे n और r का डिफरेंस, और y के पावर पे r का वैल्यू। y के पावर पे क्या है? r का वैल्यू। जो ncr में r है वो r का वैल्यू हो जाएगा। Now why is this expression called general term? Just note down everyone. Because if you put at the place of r 0, देखो अगर हम r की जगह पे 0 लगाते हैं तो 0 plus 1 1, जहां पे r है वहां 0 लगा देना। So we have 15c 0, x to the power 4 whole to the power 15 minus 0, 1 by x cube whole to the power 0. See, you'll get the first term. अगर मैं यहाँ पे r की जगह पे 1 लगा दूं तो क्या हो जाएगा? 1 plus 1 2, मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगा। जहां r की जगह पे मैं 1 लगाऊंगा मुझे क्या मिल जाएगा? इसका सेकंड टर्म मिल जाएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल टर्म? जनरल टर्म का मतलब होता है वो टर्म जो इसके एक्सपेंशन का हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ जनरल टर्म। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ जनरल टर्म निकालना नहीं है। जनरल टर्म निकालने के बाद इसको रिड्यूस करना है k into x to the power n के फॉर्म में। मतलब पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके सिर्फ एक x दिखना चाहिए और बाकी उसका कोएफिशिएंट होगा। समझ में आया? तो बात इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे देखना है? सो कीप 15cr एज इट इज। पावर का पावर गेट्स मल्टीप्लाइड तो ये हो जाएगा x to the power 16 minus 4r, because 4 15 times क्या होगा? 60 into 1x by y whole to the power n क्या होता है? It is x to the power n divided by y to the power n. So we have 15cr x to the power 60 minus 4r, 1 के पावर पे कुछ भी क्या होगा? 1 ही होगा। You know that power gets multiplied, तो ये हो जाएगा x to the power 3r. Now what is x to the power n divided by x to the power n? It is x to the power m minus n. X to the power m divided by x to the power n is x to the power m minus n.
So what is the general term? Therefore, the general term is this only, but we are writing our answer here. The given, as per the given instruction. As per the given instruction, we have to express in this form. So we have 15CR x to the power 60 minus 7R. X to the power 60 minus 7R. This is the general term, and the expression which I have reduced is this. So what is the value of k? The value of k is 15CR and x to the power n क्या है? X to the power 60 minus 7R. तो ये वाले सम करने के बाद, ठीक है, तो समझ में आया सबको जनरल टर्म का मतलब क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, जनरल, नॉट स्पेसिफिक, नॉट पर्टिकुलर वन, नॉट स्पेसिफिक वैल्यू, बट द जनरल टर्म. तो ये हो गया जनरल टर्म, जो इसके एक्सपेंशन का हर एक टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है. और फिर उसके बाद हमको आंसर को इस फॉर्म में रिड्यूस करके लिखना है. तो मैंने रिड्यूस किया. ओके, इस सम के बाद सब कोई क्वेश्चन नंबर. अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज गलती की है. कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट मिस्टेक? There is So the minus, yes, minus 1 by x cube. स्टार्टिंग में माइनस होगा ना, बिकॉज माइनस और प्लस का डिफरेंस आ सकते हैं. now see, so there is one mistake जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में. ये बीच में माइनस है, तो यहाँ पे -1 to the power r हो जाएगा. बाकी और कुछ मिस्टेक नहीं. ओके, okay, so copy down everyone and try the next sum, that is question number 4 and 6. 4 and 6, these are the two questions you all have to try right now. Question number D का, and then we will do number E. एक बार D समझ में आ जाएगा, E में कुछ नहीं है, फिर उसके बाद E बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. जल्दी करो. Okay, so everyone note down, I'm just solving number 4 and number 6. Okay, note down question number 4 का. तो इसका पहले जनरल टर्म हो जाएगा T of r plus 1 equals to -1 to the power r NCR ओके. मैं इसके बाद ज्यादा मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा. आई डायरेक्टली राइट इन द रिजल्ट. ओके, जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग. ओके, सो वी हैव 3 to the power 9 minus r, 10 minus 2r, 3 to the power r, x to the power r, x to the power m by x to the power n is x to the power m minus n. Okay, you can leave your answer clear, no problem. यहाँ तक छोड़ सकते हो. यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी. बट इफ यू लीव योर आंसर क्लियर, इट्स ओके. जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से यहाँ तक भी छोड़ सकते हो. बट हाँ, बहुत लोग हमको पता है इसको रिड्यूस किया, तो ये अच्छी बात है अगर तुमने रिड्यूस किया इसको. ओके, चेक वंस एवरीवन, मैच कर रहा है. Yes, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है √x plus 1 by 3x square whole to the power 10, और हम लोग को इसका जनरल टर्म निकालना. NCR इसको लिख सकते हैं हम लोग x to the power 10 minus r divided by 2, 3 to the power x to the power 2r, 10 CR by 3 to the power r x to the power 10 minus 5r divided by 2. Please check once, is it matching? Yes, sir. yes, sir. So see, I mean मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया इस एक्सप्लेनेशन में, बिकॉज जस्ट मुझे लिखना था कि तुमको देखने बताने के लिए कि आंसर ये है, नथिंग एल्स. ठीक है, एक बार सबको मैच कर लो. अगर कोई कुछ डाउट है तो एक बार सुना नोट डाउन कर लेते हो.
Now just tell me few, जो मैं बोल रहा हूँ उसका एक बार आंसर देना सबको, ध्यान रखना. Suppose we have 3x to the power 5 minus 7 by 2 x square plus x cube minus x plus half. Let's take 5. Now just tell me one thing. What is the coefficient of x to the power 5? +3. +3. Plus 3. x cube का कोएफिशिएंट क्या है? -7/2 है. अच्छा एक बात बताओ, इस पूरा 1 2 3 4 5 टर्म्स में कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है? मतलब कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है बताओ? 5. अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोलो यार, फिर x to the power 0 का कोएफिशिएंट बोलो, बात बराबर है. इफ आई से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब वही है, मतलब एक ही बात है. अगर मैं ये बोलूं कि वो x to the power 0 का कोएफिशिएंट है, एक ही बात है कि नहीं? तो अब हम ध्यान देना एक बार क्या करेंगे. इसमें हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ई के सारे सब क्वेश्चंस में हम लोग को कोएफिशिएंट निकालना है जो वहां पे मेंशन है, जो निकालने के वहां पे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है. तो ध्यान देना. Instead of expanding this and determining all the 11 terms, it is better that we determine the general term first. As in between you have minus sign, so -1 to the power r NCR, फर्स्ट टर्म जिसके पावर पे हम लोग n और r का डिफरेंस लिखेंगे हम लोग, और जो सेकंड टर्म है उसके पावर पे हम लोग r यहां पे लिखेंगे. ये तो हो गया जनरल टर्म, ठीक है. बट एक जनरल टर्म निकाल क्यों रहे? जनरल टर्म निकाल क्योंकि तुमको पता है कि जनरल टर्म का मीनिंग क्या होता है. जनरल टर्म का मतलब होता है वो टर्म जो उसके एक्सपेंशन का हर एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मतलब हम सीधा सा बात बोल सकते हैं कि हम r के जगह पे जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे, 0 लगाएंगे तो 0 + 1 फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 1 लगाएंगे तो 1 + 2 सेकंड, 1 + 2 सेकंड टर्म आ जाएगा, 2 लगाएंगे तो 2 + 1 3 थर्ड टर्म आ जाएगा, एंड सो ऑन. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो मैं क्या कर रहा हूं कि जनरल टर्म मैंने निकाल दिया. लेकिन एक बात बताओ, जब भी हम कोई भी टर्म का कोएफिशिएंट पूछते हैं, जैसे मान लो मैं सपोज ये पूछूं, suppose if I ask you what is the coefficient of x to the power 5, you cannot say right now x to the power 5 का कोएफिशिएंट ये, because one thing you note down कि अगर मैं x to the power किसी भी चीज का कोएफिशिएंट पूछ रहा हूं तो वहां पे listen, वहां पे सिर्फ और सिर्फ x एक ही फॉर्म में होगा, दैट इज x to the power n के फॉर्म में. हम अभी अगर हम x to the power 5 का कोएफिशिएंट 2 बोल देते हैं तो ये गलत है. मेरा आंसर क्यों गलत है और ये लॉजिक क्यों गलत है? बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, ये रिड्यूस होके x to the power 4 हो जाएगा और ये रिड्यूस होके x² बन जाएगा. सो वी कैन नॉट से दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 5 is 2. दिस इज रॉन्ग. एंड वन थिंग इज नाउ क्लियर दैट इसका रिड्यूस फॉर्म ये है, तो यहाँ पे x to the power 5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. ऐसा कोई टर्म ही नहीं जो x to the power 5 है. समझ में आया तो बात? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ देखना एक बार. अगर तुमको कोएफिशिएंट जानना है तो दो चीज, जनरल टर्म निकालो और उस जनरल टर्म को एकदम रिड्यूस फॉर्म में लिखो. नाउ रिड्यूस करते वक्त मुझे एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा. क्या बताओ तुम? कि वहां पे जो x है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही x हो, मतलब x को मुझे x to the power n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. समझ में आया तो बात? क्यों? क्योंकि अगर एक x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे, तो हम कोएफिशिएंट बोल पाएंगे क्या? हम इस स्टेज में हम बोल पाएंगे कि कोएफिशिएंट x to the power 3 का क्या है या x to the power, मतलब यहाँ इस स्टेप में क्या मैं कोएफिशिएंट किसी भी टर्म का बोल पाऊंगा? नहीं. मुझे पहले इसको रिड्यूस करके मुझे एक x बनाना पड़ेगा, तब तो जाके मैं बोल पाऊंगा ना ये चीज का कोएफिशिएंट ये है, ये चीज का कोएफिशिएंट ये. बात समझ में आया? तो हमको हमारे पास दिमाग में दो चीज क्या है, एक तो जनरल टर्म निकालो, दूसरा उसको रिड्यूस करके x to the power n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो पहले. मतलब बहुत सारा x प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, बहुत सारे x डिवीजन फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए. सब x को सिंपलीफाई करके एक x बना दो किस फॉर्म में? x to the power n के फॉर्म में. ये करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तुम लोग को बताया हूं मैंने कि किस तरीके से हम लोग x to the power n के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. तो ध्यान रखो यहाँ पे -1 to the power r जैसा है 10 CR
You know that x divided by y whole to the power n is x to the power n by y to the power n. All right, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 to the power r by x square whole to the power r. Power gets multiplied. Clear? अब हम क्या करेंगे, -1 to the power r 10 cr 3 to the power r by 2 to the power 10 minus r को मैंने एक अलग लिख दिया, और x to the power 10 minus r by x to the power 2r को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे? What is x to the power n divided by x to the power n? It is x to the power m minus n. ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से इसको क्या लिख सकता हूँ, x to the power m by x to the power n is x to the power m minus n, that is 10 minus 3r. All right everyone, 10 minus r minus 2r is how much, 10 minus 3r. अब देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पे इस जनरल टर्म में अगर मैं सपोज ध्यान r की जगह पे 0 लगा दूं, सपोज x के पावर पे क्या आएगा बताओ तो, अगर मैं r की जगह पे 0 लगाऊं तो x के पावर पे क्या आएगा बताओ, 10. मतलब x to the power 10 का ये कोएफिशिएंट फिर बन जाएगा. अगर मैं r की जगह पे 1 लगा दूं तो 10 minus 3 7 हो जाएगा, मतलब x to the power 7 का ये कोएफिशिएंट बन जाएगा. बट इस सम में हमको क्या जाएगा, देखो एक बार रीड करो क्वेश्चन. इस सम में हम लोग को x to the power 4 का कोएफिशिएंट जाना है. यू गेट माय पॉइंट? इस पर्टिकुलर सम में हम लोग को x के पावर पे क्या लाना है बताओ तो, 4 लाना है. तो 1 लगाने से 7 आएगा x के पावर पे, 2 लगाने से 4 आ रहा है, 3 लगाने से 1 आ रहा है, 0 लगाने से 10 आ रहा है. तो हमको यही तो जानना है ना कि x to the power 7 का कोएफिशिएंट क्या है. तो दिख रहा है क्लियरली कि r की जगह 2 लगाएंगे तो 10 minus 6 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. लेकिन हम लोग थोड़ा और अगर इस चीज को प्रोसेस में जाए, ये तो ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया कि r की जगह 0 लगाओ तो 10 आ रहा है x के पावर पे, 2 लगाओ तो 4 आ रहा है, 3 लगाओ तो 1 आ रहा है. थोड़ी ना हम इस तरीके से करेंगे. मान लो अगर पावर अगर बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो हम लगाते चेक करते रहेंगे कि अगर हमको x to the power 4 का कोएफिशिएंट जानना है तो r क्या लगाने से x to the power 4 आएगा. नहीं, हम क्या करेंगे, इक्वेशन का कांसेप्ट को अप्लाई यूज करेंगे. क्या चीज का, इक्वेशन का कांसेप्ट को यूज करेंगे. एंड व्हाट डज दिस इक्वेशन का कांसेप्ट स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट, देखो ध्यान देना, हमको यहाँ पे x के पावर पे 4 चाहिए, तो r का क्या वैल्यू होगा कि ये एक्सप्रेशन 4 के बराबर होगा. आई रिपीट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ r the power of x is equal to what, 4. देखो मेरा पूरा जो मैंने समझाया ना उसी में पूरा का पूरा लॉजिक है. for what value of r the value of this expression is equal to 4. now solve this. so what is the value of r, it is 2. मतलब अगर r का वैल्यू 2 होगा तो फिर r का वैल्यू अगर 2 होगा तो x के पावर पे क्या जाएगा, 4 आ जाएगा. अब बस करना क्या है, जनरल टर्म में जहां पे r है, जहां जहां r दिख रहा है वहां पे 2 लगा दो. 2 plus 1 3 हो गया, -1 to the power 2 10c2 3 to the power 2 divided by 2 to the power, what is 10 minus 2, 8. और x के पावर में जब हम r की जगह पे 2 लगाएंगे तो ये क्या आएगा, 4 के बराबर आएगा. देखो 3 to 6, 10 minus 6 is 4. and so can you tell me what is the coefficient of x to the power 4? what is the coefficient of x to the power 4? बताओ इसका एक्सपेंशन, इस बाइनोमियल का एक्सपेंशन बताओ. -1 square. therefore coefficient of x to the power 4 is -1 square 10c2 3 square divided by 2 to the power 8. You simplify this and this is an answer. Now one more question goes to you. What is, which term contains the coefficient of x to the power 4? मतलब कौन से टर्म में x to the power 4 आ रहा है बताओ तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, थर्ड टर्म. तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म. अगर सपोज ये पूछा होता तो आंसर क्या होता, थर्ड टर्म. तो फटाफट सबको ये कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद I want everyone to do sum number 4.
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेगा सब कोई, एंड देन क्वेश्चन नंबर 6. Everyone do question number 4 and 6 of number E. Do first. So I'll just discuss question number 4. Okay, just note down. So we have x square plus 3a by x whole to the power 15. And here you have to determine the coefficient of x to the power 18 here. So let's first of all determine the general term. So we have 15CR x to the power 3030 minus 2R 3 to the power R a to the power R by x to the power R. इसको सिंप्लीफाई कर लें. अब हम लोग को निकालना क्या है, x to the power 18 का कोएफिशिएंट. मतलब हमको x के पावर पे क्या चाहिए, 18 चाहिए. तो सॉल्व करके r कितना आ जाएगा, 4. बस r की जगह पे 4 लगा देना. सो 4 + 1 5 15c4 3 to the power 4 a to the power 4 x to the power, इधर अगर हम लोग लगाएंगे 4 तो आंसर 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा. सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 18? ये पूरा चीज, ये पूरा हो गया कोएफिशिएंट. ठीक है, therefore coefficient of x to the power 18 is 15c4 3 to the power 4 and a to the power 4. This is the answer. Okay, next is question number 6. Now question number 6 देखना एक बार. So let us find out general term first. Same, okay, पहले general term निकालना पड़ेगा. So we have -1 to the power r NCR 3x whole to the power 6 minus r 1 by x whole to the power r 3 to the power 6 minus r x to the power. So what is the general term? All right. अब हम लोग को किसका कोएफिशिएंट चाहिए बताओ तो, x to the power x स्क्वायर का कोएफिशिएंट. मतलब हम लोग को x के पावर को 2 बनाना है. तो r का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2. बस r की जगह 2 लगा दो. सो 2 + 1 3 -1 to the power 2 6c2 3 to the power 6 minus 2 4 x to the power 2 आ जाएगा. So what is the coefficient of x square? 6 square, this particular part. All right, everyone. Now, can you explain me the difference between E and F? Anyone? कोई बता सकता है E और F में कोई डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है बताओ. F में हम लोग को कोई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है. तो बताओ तो क्या करना है इसमें, मतलब एक्चुअली क्या निकालना है हम लोग को, क्या डिफरेंस है? यस सर, जिसमें वो x का कोई पावर ही नहीं है, लाइक जैसे एक सिंगल 5 है या 6 है, ऐसे टाइप का. ऊपर हम लोग को x के साथ कोई पावर चाहिए और फिर सामने उसका कोई वैल्यूज चाहिए. मतलब x के पावर पे क्या चाहिए, x to the power 0. हाँ, x के पावर पे 0 चाहिए. एंड यू आर करेक्ट. मतलब वो टर्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 6 7 इस तरह का कुछ हो, इसका मतलब उसमें x के पावर पे क्या चाहिए बताओ तो 0 चाहिए. तो हम लोग को इस सम में क्या करना है देखना है. f में हम लोग को पहले जनरल टर्म निकालना है, जैसे हम लोग ने e में किया था. जनरल टर्म निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे पावर को इक्वलाइज करते हैं. जैसे कि हमको अगर x to the power 4 का कोएफिशिएंट चाहिए तो पावर को 4 से इक्वलाइज करते हैं. x to the power 2 का कोएफिशिएंट चाहिए तो पावर को 2 से इक्वलाइज करते हैं. लेकिन यहाँ पे हमको हर एक सम में जहां पे भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, वहां पे मैं पावर को क्या चीज से इक्वलाइज करूंगा बताओ तो, 0 से. क्लियर? सो मैं चाहता हूं सबको, एवरीवन, आई वांट ईच एंड एवरीवन हियर
to do question number 3 only one sum, and मैं ये तुम लोग से चाहता हूँ कि तुम लोग करके दिखाओ. Okay, I'm giving you 4-5 minutes. Try once 3 number, and then we will start G number. Okay, so करो take it. So everyone see question number F का number 3. तो सबसे पहले हम लोग को इसमें जनरल टर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है. पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा x to the power 30 minus 2r, 2 to the power r, x to the power 3r. X to the power m divided by x to the power n is x to the power m minus n. Alright. अब हमको क्या चाहिए बताओ, तो किसका कोई क्या चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए. तो इसका मतलब क्या होता है बताओ, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब उसमें x नहीं होना चाहिए. कैसे नहीं होगा x? जब x के पार्ट पे 0 होगा तब x प्रेजेंट में और नहीं होगा. सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, लेट अस इक्वलाइज पावर विद 0 to determine the value of r for which the power of x is 0. So it is r equal to 6. तो बस r की जगह 6 लगा दो. Okay, so what is x to the power 0? It is 1. So answer is 15c6, 2 to the power 6. This is the term independent of x. All right.